सूडो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बाउल, बड़ी आंत की रुकावट, जो कि हकीकी रुकावट नहीं होती, जिसका हकीकत में वजूद नहीं होता, कोई उसका मैकेनिकल काज नहीं होता, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन उसके अंदर नहीं होती। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कैंसर से, बड़ी आंत के अंदर कहीं कैंसर ग्रो कर रहा हो तो उससे वो रुकावट आ जाती है, या कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज़ों के अंदर हार्ड फीकल मैटर बहुत दिन पड़ा रहे, उससे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जो हार्ड स्टूल है वो अंदर जमा हो जाए और उसका इखराज ना, उससे ऑब्स्ट्रक्शन आती है। और कोई फॉरेन बॉडी हो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। तो ये इसमें मैकेनिकल का सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में जो मसनूई रुकावट है बड़ी आंत के अंदर, या गैर हकीकी रुकावट इसको कह सकते हैं, जिसका हकीकत में जो कोई रुकावट की कोई वजह नहीं होती फिर भी रुकावट होती है, उसको सूडो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और इसके जो पैथोजेनेसिस है, इसकी जो प्रोसेस है इस बीमारी के पैदा होने का और इसके आगे बढ़ने का, इसके अलामात आने का, वो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। कहते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का, इंसान के असाबी निज़ाम का जो हिस्सा है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसकी पेचीदगी हो सकती है। और काजेज़ क्या हैं? कोई भी ट्रामा, पेट पे कोई चोट लगना, या किसी किस्म की सर्जरी हुई है, कोई और सर्जरी हुई है जिसका पेट से ताल्लुक़ नहीं है, हड्डियों की सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है, या इस तरह की कोई भी बड़ी सर्जरी हुई है, तो उसके बाद या कोई बहुत इन्फेक्शन हुई है पेट के अंदर या जिस्म के अंदर, सेप्सिस में पेशेंट चला गया, उसमें सूडो ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। कोई मेटाबॉलिक, जो इंसान के ये कीमियाई अमल होते हैं इंसानी जिस्म के अंदर, उसके अंदर कोई ख़राबी आई है, उससे भी ये बड़ी आंत की रुकावट की पिक्चर आती है। वो होती नहीं है हकीकत में, बड़ी आंत में वो रुकावट होती नहीं है। कब्ज़, सख्त किस्म की कब्ज़, और फिर इसमें एक रिस्क पैदा होता है कि ये अगर बड़ी आंत फैलना शुरू हो जाए, फूल जाए, तो इसमें कि कहीं इसके अंदर सुराख ना हो जाए, वो एक बहुत डेंजरस, इंसान के लिए वो बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है, इम्पेंडिंग परफोरेशन। वो एक्सरे करते हैं तो बड़ी आंत का वो हिस्सा जहाँ से शुरू होता है, अगर उस सिकम वो अगर बहुत फूली हुई हो, उसका ख़ास एक साइज़ हो जाए, तो फिर उसमें बड़ा रिस्क होता है कि बड़ी आंत में किसी जगह में सुराख हो जाएगा और वो एक इमरजेंसी ऐसी हो जाएगी जिसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। वैसे इसका इलाज यही है कि खाली पेट रखा जाए, ड्रिप्स शुरू की जाए, आईवी फ्लूइड उसको कहते हैं, ब्रीथ के ज़रिए जिस्म के अंदर ग्लूकोज या ग्लूकोज के साथ और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, लैक्टेट, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स इनको बोलते हैं, ये उसमें शामिल होते हैं उस पानी के साथ जिसके अंदर ग्लूकोज भी मिक्स होता है, सोडियम पोटाशियम भी मिक्स होता है और लैक्टेट होता है। तो ये वो फ्लूइड उसको शुरू किया जाता है ब्रीथ के ज़रिए, जब तक वो खाली पेट रहता है वही दिन में बार बार वक्फे वक्फे से वही चलाया जाता है। एक शेड्यूल होता है कि 24 घंटे में इतने लीटर इसको, मरीज़ को मौसम के शिद्दत के हिसाब से भी इसका हिसाब होता है। और उसकी जो आउटपुट होती है, अगर उसने वॉमिट किया, ये सारे उसका यूरिन आउटपुट कितने, पेशाब कितना आया, उल्टी कितने, उसमें जिस्म से पानी कितना निकला, वो सारे हिसाब उसमें शामिल करके फिर कितना उसको जिस्म के अंदर फ्लूइड देना। फिर ये है कि गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन, यानी मैदे में एक नाक के रास्ते ट्यूब डाल दी जाती है, नेज़ो गैस्ट्रिक, नाक से चलती है, मैदे के खुराक की नाली से होती हुई मैदे में जाती है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करती है। इसके अंदर अगर हवा बहुत जमा हो गई है, वो उसके ज़रिए हवा निकल जाती है, कोई और फ्लूइड जमा हो गया अंदर, पानी आंत में जमा हो गया, मैदे में जमा हो गया, वो उसका अखराज हो जाता है। उस वो जो बहुत फैल जाती है, फैल भी जाती है, फूल भी जाती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, वो कम हो जाता है, जो परफोरेशन का ख़तरा पैदा होता है वो कम हो जाता है।